हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू बैच में। तो आइए आज के इस क्रम में हम लोग का जो पिछला टॉपिक था वह था आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अच्छे तरीके से देख लिए थे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एमसीक्यू बैच के साथ साथ हम लोग का सुबह में अगर आप एनटीपीसी और अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मेरा बैच है मैथ फाउंडेशन बैच। और फिलहाल यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चालू किया गया है, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा भी लाभ और हानि। लाभ और हानि के जो भी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को समाहित करके क्लास को दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस बैच के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ के अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला बैच वही मैथ फाउंडेशन बैच। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें मैथ पूछता है तो यह क्लास आपके लिए है। इसमें बिल्कुल बेसिक से और एकदम हाई लेवल तक लेके चला गया है। तो इस बैच के माध्यम से आप हमसे सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बैच के साथ साथ हमारे कुछ अन्य बैचें भी हैं, जिसमें सुबह 8 बजे आपका मैथ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर, सुबह 9 बजे फाउंडेशन बैच मैथ का, और 6 बजे शाम को बहुत जल्द आने वाला है जीके जीएस प्रीवियस ईयर, वो भी टॉपिक वाइज। और शाम को 7 बजे अभी पॉलिटी की क्लास चल ही रही है। अब इसके बाद अभी 7 बजे 8 बजे आपका क्लास होने वाला है इतिहास का, हिस्ट्री का, जिसमें आज का आप लोग का टॉपिक होगा कि भारत में अरब तथा तुर्की आक्रमणकारी, इन 2 चैप्टर को समाहित करके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको लिया गया है। बहुत जल्द शाम 8:30 भी रीजनिंग का बैच आने वाला है। तो उन सभी के माध्यम से आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यह कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री है, और फ्री का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दीजिए, फ्री है तो एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया गया है। आप एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो आपको इस क्लास की अहमियत समझ में आएगी कि जिसके लिए आप पैसा पेमेंट करते हैं वह बैच आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। यानी कि उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी भारत के किस भाग से मिलती है। तो उस भाग का नाम है 5वें भाग में क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय, और 6वें भाग में क्या है आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी। तो वह प्रारंभ की गई थी 1861 में। 1861 में ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और इसका खंडपीठ लखनऊ में भी है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1866 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह कहा गया है आर्टिकल 214 में। ऑप्शन नंबर ए। 5वां प्रश्न कहे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोनों न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब ये आप बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं रहेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो उसी तरह से राज्य में
उच्च न्यायालय के, राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। आपका उत्तर गलत हो जाएगा। दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोनों मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 का आपसे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के मुख्य जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश भी होंगे? यह बात कहा गया है आर्टिकल 217 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कह कि देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सर्वप्रथम लोक आयोजन किया गया था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न, कह कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, केवल जो इसमें न्यायाधीश हैं उनकी उम्र सीमा, रिटायरमेंट की उम्र सीमा क्या है? तो जो इनकी उम्र सीमा है वह है 62 वर्ष। कितना वर्ष? 62 वर्ष। और मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? अगर उच्च न्यायालय में यदि बहुत अभी कार्य पेंडिंग में है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति उसमें अपर न्यायाधीश को क्या करते हैं, यानी कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते हैं। अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो वह नियुक्ति कितना समय के लिए होता है? तो वह नियुक्ति मैक्सिमम आपका 2 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि पर भारित होता है? तो वह होता है राज्य के संचित निधि पर, राज्य के संचित निधि पर। लेकिन जो इनका पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेतन राज्य के संचित निधि से, जिस राज्य में गए उस राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन जो इनका पेंशन होता है वह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न, करे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? यदि आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितना वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, यानी कि वकील के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न कर रहा है कि जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा होता है? तो जिला जज का न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। भारत का 25वां यानी कि नवीनतम, 25वां अर्थात नवीनतम न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट, आंध्र प्रदेश ही होगा ना? 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश ही होगा। कह कि जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? यानी कि जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? अभी हमने बताया था कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो उनका वेतन होता है जो वेतन होता है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है।
जो वेतन होता है वह राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जिस राज्य में उनकी पोस्टिंग होगी, जिस राज्य में वो कार्यरत होंगे, उसी राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जो इनका पेंशन होता है वह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन सी है? भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो वह है लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? जो नवीनतम उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना सन 2020 में किया गया है। और वो कहाँ पे बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय का है? तो वह उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी। किसका है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन है? यानी कि उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन है? तो कौन है? फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि कौन भारत के उच्च न्यायालय को एक राज्य से भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो वह अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? वही कौन? लीला सेठ। कौन? लीला सेठ, जो पहली महिला न्यायाधीश भी हैं। अगला प्रश्न 23। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है? तो ये तो सबको पता है, शायद तो वहां भी प्रश्न आपका आया था, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एससी और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट एससी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो जब ऐसी बातें होती हैं कि दो राज्य को मिलाकर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो यह कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25 देखिए, करें कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार क्षेत्र है? यानी कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो वह आता है अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। तो गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रपति अपनी ओर से बिल्कुल नहीं, मनमानी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति नहीं। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए,
उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? अभी हमने बताया था कि आर्टिकल 32 के माध्यम से एससी और आर्टिकल 226 के माध्यम से एचसी। क्या? मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान, तो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान का जो अनुच्छेद है वह आपका आर्टिकल 233 से 237 तक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 29 कहे कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में है? 233, 232, 237, 215, 233। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, या फिर राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री करते हैं, या फिर उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल करते हैं? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज की जो भी 30 प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया और अच्छे से समझ लीजिए। अभी 8 बजे फिर से मुलाकात होगी इतिहास के MCQ बैच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।